معزز ناظرین، میں بریرہ اعجاز نوبل نیوز چینل میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں شہر چامراج نگر کے مسلم اداروں کی ایک رپورٹ پیش ہے۔ امید کہ ناظرین کو پسند آئے گی۔ आपका नंबर दे पर सर। میں سید تاج الدین نوبل نیوز چینل میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولانا آزاد ہاسٹل سنی چامراج نگر کے سابق صدر جناب اجمل احمد شریف اور سابق سیکرٹری جناب سید اکرم اللہ صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے اس ادارے سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کب پڑی، اس سے کیا کیا کارکردگیاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم جناب اجمل احمد شریف صاحب سے مخاطب ہیں۔ سر، نوبل نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ مولانا آزاد ہاسٹل سنی جو چامراج نگر کا ایک قدیم اور معتبر ادارہ ہے، اس کی بنیاد کیسے ہوئی، اس کی تفصیلات سے ہوئی۔ اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں دو اداروں کی۔ جی، مولانا آزاد ہاسٹل ایک الگ ادارہ تھا، مسلم ایجوکیشن ایسوسیشن ایک الگ ادارہ تھا۔ جی، یہ مولانا آزاد ہاسٹل تو بہت پرانا ادارہ تھا، مسلم ایجوکیشن ایسوسیشن 1939 میں۔ تو یہ مولانا آزاد ہاسٹل جو ہے وہ تھوڑے غریب طلباء جو چامراج نگر کے اور بازو کے قریب کے وہ جو آتے تھے یہاں پڑھنے کے واسطے، ان کے واسطے کرائے کا گھر لے کو وہ اسٹارٹ کرے۔ دو تین جگہ، دو تین بار وہ گھر تبدیل ہوا، اس کے بعد وہ ہاسٹل بند ہو گیا۔ مسلم ایجوکیشن ایسوسیشن جو ہے یہ شروع سے بھی ان کا یہ کام کیا تھا، بچوں کے ایجوکیشن کے واسطے یہ کام کرتے تھے، غریب بچوں کے ایجوکیشن کے واسطے۔ تب آمدنی کا کچھ ذریعہ نہیں تھا، قربانی کے چند جو ہے وہ کلیکٹ کرتے تھے، پھر وہ دو عیدوں میں گولک کا کلیکشن کرتے تھے۔ صرف بہت لمیٹڈ ریسورسز تھے ہمارے ایسوسیشن کے، اس میں ہمیں بچوں کے واسطے پرائمری اسکول، مڈل اسکول کے بچوں کے واسطے بکس، پینسلس، سلیٹس یہ دیتے تھے ان کے واسطے۔ اچھا، یہ آپ کے مولانا مسلم ایجوکیشن ایسوسیشن کے تحت کتنے ادارے، کتنے اسکول چل رہے ہیں؟ ایسوسیشن کے تحت کوئی سی بھی اسکول نہیں چل رہے، ہمیں ایسوسیشن سے کوئی سی بھی اسکول اسٹارٹ نہیں کرے، حالانکہ ہماری بلڈنگ میں اسکولس چل رہے کوئی ہیں، چل رہے کوئی اسکولس چل رہے کوئی ہیں۔ تو کیا نام ہے اسکول کا؟ MBT انگلش پرائمری اسکول ہے، اور ایک ورما ITI کا کوئی اسٹارٹ ہے۔ پھر مولانا آزاد گورنمنٹ اسکول
मौलाना आज़ाद गवर्नमेंट स्कूल, वो एक चलने का है। अच्छा, कितने तलबा ज़ेर तालीम हुई स्कूल में? स्कूल में जो आपकी एमईटी जो है, एमईटी के 500 बच्चे तक का उधर तालीम है। अब तो एसएसएलसी वो है, प्राइमरी से एसएसएलसी तक का वहाँ है तालीम। मतलब बच्चे सिर्फ लड़कियाँ और लड़कियाँ जो भी कोई एजुकेशन है। अच्छा, कितने असातिज़ा इसमें खिदमत अंजाम दे रही स्कूल में आप? असातिज़ा एक करीब 20 असातिज़ा उसमें है ये कर। अच्छा, उनका तखर्रुर क्या अपने एसोसिएशन से हुआ है या? नहीं, वो एमईटी कॉन्वेंट जो है वो अलग ही है। हमें उनको बिल्डिंग रेंट पे दे के रही, तो जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है वो पूरा एमईटी स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी जो है वो मैनेजमेंट कमेटी अलग है। लेकिन स्कूल जो चल रही है इदारे के बिल्डिंग में चल रहा है, किराए पर है, किराए पर। अच्छा, और जो आप जो वर्मा कुछ ITI वो किसके जरिए? वो भी हमारे पास, वो भी किराए पर लेके कोलेगाल वाला जो है वर्मा बोल के उनको ITI ओपन करके। मजमूरी तौर पर शहर चामराज नगर में तालीमी मेयार क्या है, कैसा? तालीमी मेयार बिल्कुल कम था इधर, ग्रेजुएट्स तो बिल्कुल कम थे पहले। तो मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन जब इस्टेब्लिश हुआ तो बहुत छोटे दर्जे से वो ये कर लग जाते थे। बार जैसे जैसे यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे जैसे ये इदारा, ये मौलाना आज़ाद, ये जो प्रॉपर्टी है मौलाना आज़ाद हॉस्टल की प्रॉपर्टी है, वक्फ नहीं, पहले जो ये प्रॉपर्टी थी ये 1920 में सुल्तान शरीफ साहब जो चामराज नगर के मोतबर हस्ती थे उन्होंने खरीदे थे। अच्छा, जगह। तो फिर वो उनके जो फर्जंद थे जनाब मरहूम अनवर पाशा साहब, उन्होंने जो है मौलाना आज़ाद हॉस्टल के सदर थे। ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब जो है मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन के सदर थे। तो ये ज़मीन जो है मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन को 1980-6 में 2 इदारे भी जम करके, क्योंकि अब मुस्लिम मौलाना आज़ाद हॉस्टल क्लोज हो गई थी, तो ये इदारे को वो 2 इदारे जम हो गए। ये जो प्रॉपर्टी है मौलाना आज़ाद हॉस्टल के जो मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन के हैंड ओवर करके इस इधर हॉस्टल का एक बंदोबस्त करो, बच्चों के वास्ते परमानेंट एक हॉस्टल बनाओ बोला, तो ये ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की कमेटी जो कमेटी थी मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन, उसके हैंड ओवर हुई है प्रॉपर्टी। 1.5 एकड़ की ये प्रॉपर्टी है, 1.5 एकड़ की प्रॉपर्टी है। उस वक्त ये प्रॉपर्टी सिर्फ मैदान था, क्या भी इसमें कंस्ट्रक्शन हो नहीं था, पूरा प्लेन मैदान था। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हैं कि 1.5 एकड़ की जो ज़मीन है, रुकबा है आपका इस इदारे का, क्या क्या सहूलियत है इसके अंदर? जैसे कि अभी आपका ऑफिस है, इस तरह अभी आपने कहा कि एमईडी स्कूल है, ऐसे कितने इदारे हैं इसमें? डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड है डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड का ऑफिस है। अच्छा, कोई चामराज की एमईटी से ये स्कूल है फिर मौलाना आज़ाद गवर्नमेंट स्कूल है फिर वर्मा ITI है और एक शादी महल है कम्युनिटी। शादी महल कैसे, कितना बड़ा है? शादी महल अच्छा एक 700 से 800 आदमी का एक बड़ा हॉल है। फिर डाइनिंग हॉल में भी एक तक 300 से 400 आदमी बैठ कर ये कर सकती हैं। अभी जो आपको ये शादी महल, वर्मा ITI और एमईटी वहाँ से जो आमदनी होती है वो आप कौम के बच्चों पे तालीम पे खर्च करते हैं या इसका कुछ और से मदद? हमारा पहले अब हमारा एसोसिएशन का ये क्या था बोले तो टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ, दो इसके हमारे अखराज मुखासिब में 2 चीज़ों का ऊपर जोर दिए थे। एक तालीम सबसे इम्पोर्टेंट तालीम, नेक्स्ट हेल्थ। तो अब हमें फिल वक्त हेल्थ का अभी हमें शुरू नहीं करें, सिर्फ तालीम के ऊपर दिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनके मार्क्स कार्ड के साथ, उनके इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या वालिद का आधार कार्ड या पूरे लगा कुछ फ़ोटोज़, वालिद की फ़ोटो उनकी फ़ोटो लगा कर हमारे पास दिए। कमेटी बैठ को उसके ऊपर उसमें स्क्रूटिनी करती है, जो आदमी को देना, जो आदमी को नहीं देना। उसके ऊपर एक चीज़ के ऊपर हमें क्या जोर देखो ही हायर एजुकेशन के जो भी हायर एजुकेशन स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो, डोनेशंस का नहीं है। गवर्नमेंट सीट जो अलॉट होते हैं वो से कहाँ तक वो नहीं पड़ता, उसके वास्ते हमें तायद करने के वास्ते अल्लाह के फजल से बहुत से इंजीनियर्स हो कोई, MBBS डॉक्टर्स हो कोई, कंप्यूटर इंजीनियर्स हो कोई, फिर एडवोकेट्स हो कोई, फिर तुम्हारा ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स तो बहुत हो कोई, फिर B.Ed वो हो कोई, नर्सिंग के हो कोई,
M.Tech के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, M.Tech के। जैसे भी आपकी एक एसोसिएशन के ट्रस्ट के हिसाब से है? ट्रस्ट नहीं है, ये वक्फ बोर्ड को रजिस्टर्ड है। मैनेजिंग कमेटी। ये जब प्रॉपर्टी हम 86 में आई जी। तो 89 में ये वक्फ बोर्ड को रजिस्टर कर रहा है। अच्छा, रजिस्टर करने के तो बाद अहदेदारान भी वक्फ बोर्ड से तय होते हैं? हाँ, वहाँ से हर 3 साल में एक कमेटी होती है। पहले सभी क्या था, मसाजिद से मेंबर्स आते थे जी, और मसाजिद से 3 से 5 मेंबर्स तक आते थे। जी। अब वक्फ बोर्ड का जो लेटेस्ट कानून है, नया कानून, उसके तहत इलेक्शन होता है। यह बार भी इलेक्शन से 11 मेंबर चुनको है। अब फिर अब हमें हैंड ओवर कर को इंचार्ज, अब फिर अब इलेक्शन बहुत करीब में इलेक्शन होता है इसका, नई कमेटी के वास्ते। तो मैं जनाब से इकराम वाला साहब, मैं अब आपसे मुखातिब हूँ। अभी हमारे जनाब अजमल अहमद शरीफ साहब ने जिक्र किया कि जनाब ज़ियाउल्लाह शरीफ मरहूम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप इस बारे में कुछ अपनी तासुरात बयान कर सकते हैं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की खिदमत के बारे में? जी, बहुत ही मालदार और मोतबर इंसान है, बहुत बड़ी शख्सियत है। तीनों जब यहाँ का ये ओहदा संभाले, जब ये ज़मीन उनके हाथ में मिली, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो यहाँ से इम्प्रूव करेंगे इसको। जी, और जद्दोजहद में लगे, वो जद्दोजहद में लगे। फिर शहर में ये सब पूरा पाक साफ हुआ, फेंसिंग हुई। उसके बाद में हॉस्टल वाली बिल्डिंग, 6 कमरे वाली बिल्डिंग बनी, जिससे वक्फ का डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लोन लिए, असिस्टेंट साहब से फंड मिला, तो इसमें ये बिल्डिंग बनी। ये बिल्डिंग बनी बाद हॉस्टल भी बनी, हॉस्टल बनाए, फिर हॉस्टल बनी। हॉस्टल में बच्चे भी आए और आते आते कम हो गए, तो सब बहुत से सहूलत हो गवर्नमेंट के, तो उधर जाने लगे, खाली रहने का इंतजाम था। फिर उसके बाद उनका और एक ये था, मकसद था कि कौम को और भी बड़ी इमदाद बनाना है, कौम की मिल्कियत को, और कौम को जो है ना बहुत से सहूलत मिलना है। तो ये सोच को वक्फ काउंसिल से 25 लाख रुपये 1997 में लिए, लोन लिए, वक्फ काउंसिल से लोन जो रहता है वो। जी, वो लोन लिए। लोन लेकर बाजू की बिल्डिंग बनाए, जी, बाजू की बिल्डिंग अनवर पाशा वक्फ कॉम्प्लेक्स बनी। अच्छा, तो वो भी बहुत दिन में से बेकार थी, 2 साल तक। फिर बाद में ऑर्माइटी को दिए, फिर एमिटी स्कूल को दिए, फिर BCM हॉस्टल थी वहाँ पे। इसका सब किराया जब मिला जी, तो तालीमी इमदाद और तालीमी मैदान में बढ़ चढ़ को हिस्सा लेने का हमने थोड़ा सहूलत होगी और रास्ता खुलने लगे। तो उसके बाद में और भी उनको बहुत बड़ी फिक्र थी ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब को, जी, और इम्प्रूव करना, और भी ये सेटिस्फाई नहीं थे, हमें भी उन्होंने। तो हम सब 2000 से हैं, 1985 से हैं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब। तो उनका एक मकसद था शादी महल बनाना शहर में। जी, शादी महल एक तो हर एक की सहूलत होती है, जी, हर गरीब इंसान भी वहाँ शादी कर सकता है, और उससे आने वाली आमदनी तालीमी मैदान में खर्च करना है। तो बहुत बड़ी सहूलत का एक जरिया बने अल्लाह ताला के फजल करम से। बहुत बड़ी जद्दोजहद करे उन्होंने, जी, सब मिल कर जो है ना शादी महल के सब माइनॉरिटी फंड 50 लाख रुपये मिला, जी, फिर वहाँ से MLA MP का भी ग्रांट, फिर इदारे के भी थोड़े बहुत डाले, 80 पर 7 लाख रुपये में बिल्डिंग कम्प्लीट हुई। तो वहाँ से वक्फ काउंसिल से जो 25 लाख रुपए हाँ, नहीं, वो अलग चीज़, वो ये बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग शादी महल शादी महल के लिए ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब का नहीं, ग्रांट 50 लाख, 50 लाख जी, फिर MLA फंड लिए, MP MP फंड लिए। फिर उसके बाद इदारे के भी पैसे थोड़े पड़े, अच्छा, और उसमें ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब पूरा 80% में बिल्डिंग कम्प्लीट हुई। जब बिल्डिंग कम्प्लीट हुई 2010 में, उसके बाद से अल्लाह के फजल करम से आमदनी बढ़ती गई। वो 3 साल की मियाद के वास्ते हुई थी। हाँ जनाब इकराम वाला साहब, आप भी? जी, मैं भी हाँ जी, माशाल्लाह। 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। जो भी मेंबर आए हैं उनको मदद करने के वास्ते तैयार है अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, आपके इदारे से जो फारिग हो गए तलबा जो ऊंचे होते पे पहुँचे या कोई अच्छा कारनामा अंजाम दिए, क्या उसमें से किसी का आप जिक्र करना मुनासिब समझें? ये एक रफ़ी अहमद बोल के उन्होंने बेंगलोर में डॉन बॉस्को कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का। अच्छा, और फिर एक लॉयर चामराजनगर में प्रैक्टिस कर लगे, वसीम लॉयर, और एक लॉयर तौफीक बेंगलोर में वक्फ बोर्ड में उन्होंने लीगल एडवाइज़र उन्होंने। फिर और एक यासीन ताज मैसूर मेडिकल कॉलेज में, उनको गवर्नमेंट सीट में उनकी MBBS कंप्लीट हो गई उनकी। अब MD के वास्ते कोचिंग के वास्ते भी उनको फीस प्रोवाइड कर रही है, MD की कोचिंग में ही है दोनों ये कहीं। और एक अमरीन ताज
उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर को ही उन्होंने केएस को अपेयर होना को इंटरेस्ट दिखा, फिर आईएएस को एंट्री होना को वो कोचिंग के वास्ते हमें उनको फीस उनको प्रोवाइड कर को ही। अब फिर वक्त उन्होंने गुजरात में काम कर ले को ही, गुजरात में ड्यूटी में ही उन्होंने वहाँ काम कर ले को ही। फिर उसके बाद सैयद सलीम उन्होंने लैब टेक्नीशियन हो को भाई मैसूर में कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने काम कर ले को ही। और एक हमारे जामिया मस्जिद के एक पेशवा साहब थे, मुख्तार साहब अजीम, उनके बेटे उन्होंने भी कंप्लीट करके उन्होंने चेन्नई में ड्यूटी में थे, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके चेन्नई में ड्यूटी में थे। और एक सीमा शागर को कंप्यूटर इंजीनियर उन्होंने कंप्लीट करे। उनको हमें इदारे से जो उनको कोशिश कर पूरे डीसी ऑफिस में उनको एक टेम्पररी जॉब मिला था, अब उन्होंने आरटीओ ऑफिस में उन्होंने काम कर लिया। मेरा साहब, मौजूदा हालात के तनाजुर में आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए? कौम को क्या है बोलते कोशिश करके मेहनत करके पढ़ना, मेहनत हम आप उनकी मदद करने के वास्ते हमें रेडी हैं, हमें माली इमदाद देने के वास्ते रेडी हैं उनको। जो एक स्टूडेंट अगर उन्हें परसेंटेज लेकर गवर्नमेंट सीट लेके आ गया, वो जो कहाँ तक पढ़ता है उन्हें उसके वास्ते हमें इमदाद करने के वास्ते रेडी हैं। एक चीज़ पूछें, इसके मेन ये इदारा यहाँ तक आने के वास्ते कौन बहुत जिम्मेदार, इसका ये लेने के वास्ते कौन क्या, ये थोड़े आदमी का ये बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये जिक्र कर सकते हैं अपनी? हाँ, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ उनके बारे में। अब मैं 3 आदमियों का नाम देना चाहता हूँ इसके बारे में। एक जो ज़मीन खरीदे, एक जो ज़मीन वक्फ करे, एक जो ज़मीन डेवलप करे। तीनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ज़मीन कौन खरीदे? ज़मीन जो खरीदे उन्होंने मरहूम सुल्तान शरीफ साहब को, उन्होंने यहाँ के पुराने बहुत मुतबर शख्सियत दादा साहब, उन्होंने ये जगह 1.5 एकड़ की जगह ये खरीदे। उनका ये वो खरीद को उनका इरादा है जो कि उन्होंने एक और एक इदारा है फातिमा बी ट्रस्ट बोल के, वो लड़कियों के एजुकेशन के वास्ते वो वफ़ करें, वो इसमें सुल्तान शरीफ सर्कल बोल के है, वहाँ है वो इदारा। तभी ये जो खरीद है ये मर्द बच्चे के एजुकेशन के वास्ते ये मैं देना चाहता हूँ बोल को उनका इरादा था। तो उनका 1950 में उनका इंतकाल होगा। इसके बाद उनके जो बड़े फर्जंद थे अलहाज मरहूम अनवर पाशा साहब, उन्होंने जो है ये ज़मीन 1950 को 6 में वो वक्फ करे मौलाना आज़ाद हासिल। तो वो वफ़ करे सो भी वो बहुत बड़ा हमारे वास्ते बहुत बड़ा सरमाया उन्होंने हमारे वास्ते छोड़ को है। ये ज़मीन आज का ये डेवलप कर को ये करने के वास्ते वो जो वफ़ करे वो भी एक बहुत बड़ा ये हुआ। उसके बाद अब वो इदारा ज़मीन आ गई, ये आ गई, जो वैसा रहता तो भी क्या भी उसमें फ़ायदा तो नहीं होता था। जो ये डेवलप करे ये ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, जो उनका हाल में इंतखाब हुआ, उनका इसके बाद में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने माली हालत इमदाद भी करे, फिर उनका जो पॉलिटिकल ये था वो भी इस्तेमाल करे, उसके फंड्स लेने निकालने के वास्ते बोर्ड से जो भी मिनिस्टर्स थे उनसे फंड्स लिए, फिर बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कोशिश करके वहाँ से फंड्स लेकर आज जो भी इदारा ये खड़को उनकी मेहनत और उनके खड़को है। तो ये 3 आदमियों का नाम मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ इसके बारे में। और भी बहुत मोतबर अदना है चामराजनगर की कमेटी में, शुरू से भी बहुत से अदना ही। अब वो पूरों का नाम तो नहीं ले सकते, उसमें जिसका छूट जाता है एक छूट जाता है उसमें होता है। ये 3 जो आदमी का जो मैं नाम लूँ ये इदारे के वास्ते तीनों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके वास्ते। और एक छोटी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, कमेटी में बहुत से हमें मेंबर्स हैं, मैं भी ऑफिस बेरर हूँ, अकरम साहब भी हैं और भी बहुत से ऑफिस बेरर्स हैं, रुकन हैं, सब हैं। फिर भी हमारे जो सेक्रेटरी साहब का इसमें कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। काम उनका मेन ज़्यादा इसमें 75% उनका काम है, पूरा क्या हिसाब किताब का होता है, ये होता है हर चीज़ मेंटेन करने का। और उनका मेंटेन करने का उन्होंने साथ किसी भी हेल्प भी लिए नहीं उन्होंने अब तक का। उन्होंने खुद उनके अपने काम के साथ ये इदारे का काम भी बहुत अपना काम से ज़्यादा इंटरेस्ट दे को काम करे और मेंटेन भी उस तरीके से करे उन्होंने, और पूरी वही उनकी जिम्मेदारी है करने के वास्ते। और कमेटी के मेंबर्स का भी उनका रोल उन्होंने अदा करी। तो सबसे ज़्यादा रोल मैं जो मेरे नज़र में आता है वो हमारे सेक्रेटरी साहब जो 20 साल उन्होंने उनका उनका टाइम दिए इदारे के वास्ते, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो
पुराने सेक्रेटरीज भी थे, उन्होंने भी उसमें सी आर रशीद अहमद साहब थे, उन्होंने भी उनका भी तरफ का उन्होंने भी बहुत शामियाने का एक उन्होंने भी बहुत कहा था। तो अब इदारा तब कम था, अब इदारा बहुत बड़ा हो गया, फिर वो पूरा मेंटेन करते अब तक अभी उनका बहुत बड़ी मेहनत हुआ है, इसके ऊपर वो उनका हमें बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये थे मौलाना आज़ाद हॉस्टल सुन्नी वक्फ कमेटी चामराज नगर के साबिक़ सदर जनाब अजमल अहमद शरीफ और साबिक़ सेक्रेटरी जनाब सैयद इकरामुल्लाह साहब, इन दोनों हजरात ने इस इदारे से मुताल्लिक़ काफ़ी मालूमात और खुशाइन बातें कही। मैं आप दोनों का नोबल न्यूज़ चैनल की जानिब से बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हमारा बहुत शुक्रिया आपका।